जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य या जिसे नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर होगा बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को एडाप्ट किया गया है या ग्रहण किया गया है। ओके, और प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। ओके, एक्सप्लेन भी है, साथ में इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में, ऑप्शन डी कह रहा है भाग 3 में यानी पार्ट 3 में। इसका सही आंसर होगा ए भाग 4 में। ओके, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह भाग 4 में है और भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम इसी भाग में पाते हैं। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है, इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कह रहा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी कह रहा है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ये होगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यहाँ पर बी कह रहा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध, केवल कमजोर लोगों के ही कल्याण का प्रबंध नहीं कर रहा है, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर ये होगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ओके, इसी ऐसे ही राज्य को वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत दी गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहे हैं न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण, यह तो नहीं होगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी कह रहा है अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं, यह तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत है। और बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा फंडामेंटल राइट में कर दिया गया, यह भी नहीं होगा। इसका सही बी होगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को
संरक्षित करना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क में किया गया। अनुच्छेद 51 क च के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे, प्रिजर्व्ड करे। ओके, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी का रहा अनुच्छेद 51 क और ऑप्शन डी का रहा अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर सी होगा। आर्टिकल 51A यानी अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। ओके, एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, देख लेते हैं। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ओके, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यानी शिक्षा है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ा गया कि गार्जियन का भी कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। ओके, तो इस प्रकार मूल कर्तव्यों की संख्या लेकर 11 हो गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। इसका सही आंसर सी होगा। आर्टिकल 37 यानी अनुच्छेद 37। एक्सप्लेन भी दिया गया है, नॉलेजेबल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कर अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूल आधार है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निदेशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। ओके, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं, परंतु राज्य अगर इसके अनुसार कार्य नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा फोर्सेबल नहीं होगा। किसी भी न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जबरदस्ती बाई फोर्स बलपूर्वक इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शासन करने का जो दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी के टी शाह एंड ऑप्शन डी का रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर सी होगा, के टी शाह ने कहा था। एक्सप्लेन भी है, देख लेते हैं हम लोग। प्रोफेसर के टी शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक्स की है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न के 8 क्वेश्चन नंबर 8। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर होगा सी, गोवा में। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा में। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता
यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत मामले जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है या प्रावधान है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। गोवा राज्य में लागू किया गया है और समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामले जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। ओके, अगला प्रश्न संख्या 9 कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39 का यानी आर्टिकल 39A, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25, और ऑप्शन डी कह रहा अनुच्छेद 33B यानी अनुच्छेद 33 ख। इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 39 क में दिया गया है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान के यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ओके, अगला प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 40, और सी है अनुच्छेद 48, और डी है अनुच्छेद 78। इसका सही आंसर होगा बी 40। ओके, यानी अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार यानी अथॉरिटी प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। अगला प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण यानी सेपरेशन का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और डी कह रहा है 7वीं अनुसूची। इसका सही आंसर सी होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में इस तरह का प्रावधान किया गया है। और हम लोग एक्सप्लेन भी देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल यानी अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित न हो ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर दिया गया, अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न संख्या 12 नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। अब देखिए पूछ रहा है प्रश्न गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए करा है ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो है। ऑप्शन बी करा है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन सी कह रहा है औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, यह भी सही है। आगे कह रहा है डी, ऑप्शन डी कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करना, तो यह भी सही है। ओके, यह भी सही है। अब रह गई बात बी कह रहा है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ओके, तो यही जो है नहीं रहेगा और सब रहेगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित गांधीवादी विचारधारा शामिल किए गए। नंबर 1, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 है। नंबर 2 कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, आर्टिकल 43 है, अनुच्छेद 43 है। थर्ड कह रहा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, यानी अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46। अगला पॉइंट है कह रहा है चौथा पॉइंट यानी फोर्थ कह रहा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। यानी यहाँ पर क्या क्या है, आर्टिकल 47, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 40, ये 4 आर्टिकल इसके अंतर्गत हैं, यानी गांधीवादी विचार के अंतर्गत। अगला प्रश्न संख्या 13 कर रहा है निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन बी है समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना। ऑप्शन सी है कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई गलत नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। तो उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, तो कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। ओके, फिर कह रहा है समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना। सी कह रहा है कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, यानी सब सही है। ओके, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना और कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, यानी डी सही होगा। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, यानी सभी सही है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एवं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। अगला प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है। ऑप्शन ए कह रहा है सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना। ऑप्शन बी कह रहा है संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, यह तो दिया ही गया है। बी कह रहा है संपत्ति एवं तथा उत्पादन के साधनों को कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना, यानी संपत्ति और उत्पादन जो ये दोनों साधन है यह किन्हीं कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में न रहे, यानी संकेंद्रण का मतलब कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित न रहे, यानी कुछ ही व्यक्ति उसका लाभ न ले सके। ओके, यानी कुछ ही व्यक्ति उसका लाभ न ले तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। और सी कह रहा है कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। इस प्रकार इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं। समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की सुनिश्चित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है।
जैसे अनुच्छेद 38(1) में लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, अनुच्छेद 38(2) में राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 39(ख) में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के समुचित स्वामित्व पर नियंत्रण करना, अनुच्छेद 39 यानी आर्टिकल 39 घ यानी अनुच्छेद 39 घ में पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। आगे कर रहा है, अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूत सहायता आदि का उपबंध किया गया है। और यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता एवं अनुच्छेद 42 में यानी अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता एवं अनुच्छेद 42 में न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता आदि के उपबंध का प्रावधान किया गया है। तो एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। ऑप्शन ए है एकात्मक संविधान का, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक संविधान का, ऑप्शन सी कह रहा है समाजवादी संविधान का, और ऑप्शन डी है संघीय संविधान का। इसका सही आंसर होगा सी, समाजवादी संविधान का। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 48 का, यही सही होगा, अनुच्छेद 48 क में कहा गया है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 क, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 21, ये भी नहीं होगा। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। तो यह तो सही लग रहा है, बी तो सही है। आगे देखते हैं, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना। और डी कह रहा है अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते रहें और करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। ओके, यानी कह रहा है अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हैं या करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना या उसे किसी तरह से क्षति न पहुंचाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया है? तो इसी को शामिल किया गया है मूल कर्तव्यों की सूची में, इसी को वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क और ज के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ओके,
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। इसका सही आंसर होगा बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सके तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी जिसे मनरेगा कहते हैं, रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है। ओके, तो फंडामेंटल ये इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो आर्टिकल 41 है, अनुच्छेद 41 है, उसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मनरेगा किस संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, और आर्टिकल अगर दे देगा तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक सिद्धांत, और आप ऑप्शन डी कर रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। इसका सही आंसर होगा सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं, बड़ा ही नॉलेजेबल है। कह रहा है अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट था और एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है। तो यह मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज एंड यानी मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में।